हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ही होंगे। आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से दो महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। अगर आप इस क्लास को मिस कर रहे हैं यानी आप अपने बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर को गंवा रहे हैं, तो आज की इस सेशन को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आखिर आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए। तो सबसे पहले मैं आपको परिचित कराता हूँ कि आखिर आज की इस सेशन में कौन कौन से दो टॉपिकों के बारे में जानेंगे, आखिर उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजों के बारे में जानेंगे और कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो केवल आप अंत तक बने रहिएगा और सोच समझ कर पढ़िएगा बस। तो आज की इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं मिश्र धातु और अमलगम। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है उसका नाम है मिश्र धातु और अमलगम। आपने नाम सुना ही होगा मिश्र धातु और अमलगम का। आखिर अमलगम क्या है और मिश्र धातु क्या है और इन दोनों के बीच अंतर क्या है। दोनों चीजें एक ही है लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिलेगा, वही इन दोनों को अलग पहचान देता है। उसी के बारे में अगर आप समझ गए तो दोनों टॉपिकों को बहुत ही आसानी तरह से आप समझ जाएंगे। आप समझने के बाद अपने से बनाकर चीजों को लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर मिश्र धातु क्या है। आखिर मिश्र धातु क्या है। आप लोग समांगी मिश्रण के बारे में जानते होंगे। ऐसा मिश्रण जिनमें उपस्थित जो जब दो या दो से अधिक धातुओं के को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु। समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जब किसी चीज को एक बार मिला दिया जाता है तो दोबारा उसे अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं नमक और जल को आपस में मिला दूं, क्या फिर उन्हें वापस किया जा सकता है। किया जा सकता है, हाँ। लेकिन अगर मैं वहीं पर कोई दूसरा चीज लूं, दूसरा चीज में अगर मैं बात करूं किसी और चीज को लेने के लिए, जैसे कि हमारा हो जाएगा दो या दो से अधिक धातु। अगर दो या दो से अधिक धातु को मैं गलाकर एक में कर देता हूँ, एक में मिला देता हूँ, एक पात्र लेता हूँ और दो या दो से अधिक धातु को गलाकर एक ही पात्र में डालकर एक ही में मिक्स कर देता हूँ, तो क्या इन्हें अलग कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। तो इसी को समांगी मिश्रण, यानी ऐसा मिश्रण जब किसी दो धातु जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है और उनसे मूल पदार्थ को अलग नहीं कर पाया जा सकता है तो उसी को क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण कहा जाता है। वहीं पर अगर हम अलग कर सकते हैं, जैसे अगर मैं अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं चीनी लूं और पानी लूं तो क्या अलग किया जा सकता है, हाँ अलग किया जा सकता है। उसे जमा कर शीरा को अलग चीनी को अलग किया जा सकता है। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब सुनिए कि आखिर मिश्र धातु क्या है। दो या दो से अधिक धातुओं की समांगी मिश्रण को, यानी दो या दो से अधिक तो धातुएं रहेंगी, साथ ही साथ उनका एक समांगी मिश्रण होगा। समांगी का मतलब उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा मिश्रण दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। यानी जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में एक ही में मिलाकर एक नई धातु बनाई जाती है तो जो नई बनने वाली जो धातु होती है ना उसी को मिश्र धातु कहते हैं। आपको चीजें समझ में आई होंगी या फिर नहीं आई होंगी, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। मैं कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं लूं, यहाँ पर अगर मैं कॉपर लूं, कॉपर की बात करूं, कॉपर का प्रतीक होता है Cu। और मैं किसको लूं, जिंक को लूं, जिंक जिंक को लूं। अब इन दोनों को मैं एक पात्र में लेता हूं। मैं एक ड्रम लेता हूं, नीला वाला ड्रम। आप नाम जानते होंगे, नीला वाला ड्रम कितना मशहूर है। आज से 2 साल पहले ये नीला ड्रम लिया। अब इसमें मैंने कॉपर को डाल दिया, किसको, कॉपर को डाल दिया। और इसमें मैंने जिंक को डाल दिया, दोनों को मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर एक मैंने एक चीज लगा दिया, गर्म करने वाली चीज लगा दिया, जैसे कि गैस वैस जो चीजें होती हैं
बर्नर लगा दिया मैंने, बर्नर मैंने लगा दिया। ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर गर्म करने वाली चीज लगा दी। अब इन दोनों को मैंने गर्म किया और फिर एक मैंने बड़ा सा ड्रम लिया, इतना बड़ा ड्रम लिया कि ये दोनों चीजें एक ही में अट जाए अच्छी तरह से। इतना बड़ा मैंने ड्रम लिया। अब इसे मैं क्या करूंगा, ये दोनों चीजें तो इसमें गर्म ही है, साथ ही साथ अब मैं इसमें कॉपर को और जिंक को क्या करूंगा, एक साथ मिला दूंगा। यानी कॉपर और जिंक को मैं एक साथ इसमें मिला दूंगा। जब इसमें मिला दूंगा तो जो नई चीजें हमें प्राप्त होंगी इन दोनों चीजों को मिलाकर, उसी को हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो जो हमें नई चीज प्राप्त होगी, जो जो नई प्राप्त होगी, उसे क्या कहेंगे, पीतल कहेंगे। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। पीतल किस रूप में आ रही है, मिश्र धातु के रूप में क्या हो रही है, आ रही है। और ये दोनों क्या है, धातु है। सीयू धातु है, जिंक धातु है, कॉपर धातु है। जब इन दोनों को गर्म करके आपस में मिला देते हैं तो हमें एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है जिसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि हमने कॉपर और जिंक को आपस में मिलाया तो हमें पीतल प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर एक और धातु लूं जिसका क्या नाम होगा, अगर मैं कांसा की बात करूं, अगर मैं कांसा को ले लूं तो यहाँ पर Cu हो जाएगा और यहाँ पर Sn हो जाएगा। यहाँ पर Cu की संख्या 88% हो जाएगी, यहाँ पर Sn की संख्या जो होगी वो 12% हो जाएगी। और यहाँ पर कॉपर की संख्या ऑलरेडी 70% थी पीतल के लिए, और यहाँ पर जिंक की संख्या जो थी वह पीतल के लिए 30% थी। यानी पीतल बनाने के लिए हमें 30% जिंक मिलाना होगा, वहीं पर 70% कॉपर मिलाएंगे तब जाकर हमें मिश्र धातु यानी पीतल प्राप्त होगा। वहीं पर अगर हम कांसा में कांसा, जैसे कि कांसा में कांसा प्राप्त करने के लिए हमें 88% कॉपर को मिलाना होगा और 12% Sn को मिलाना होगा, तब हमें क्या होगा, जाकर प्राप्त होगा जिसका नाम क्या होगा, कांसा होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने विस्तार से आपको बताया, कॉन्सेप्ट के द्वारा बताया आखिर मिश्र धातु क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर एक समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो उसी को मिश्र धातु कहा जाता है। उदाहरण में आप दो चीजों को लिख सकते हैं, जैसे कॉपर जिंक को मिला दिया जाता है तो पीतल प्राप्त होता है, वहीं पर कॉपर और Sn को मिला दिया जाता है तो कांसा प्राप्त होता है। आप चीजों को लिख सकते हैं। अब मैं आगे जा रहा हूँ चीजों को लिखने। जब किन्हीं दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको इसका उदाहरण लिखकर बताने जा रहा हूँ। आखिर उदाहरण क्या है, उदाहरण में अगर मैं बात करूं जैसे कि पीतल हो जाएगा, यहाँ पर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ पीतल। पीतल जो इन दो धातुओं का मिश्र धातु है, कॉपर, कॉपर यानी इसमें Cu प्लस जिंक, इसका प्रतीक यहाँ पर हो जाएगा। अब दूसरी क्या है, कांसा। अब इस ये किन दो धातुओं का मिश्र धातु है, कॉपर और Cu। Sn का मुझे सटीक नाम नहीं मालूम है, आप देख लीजिएगा एक बार।
अब अगर मैं एक और मिश्र धातु की बात करूं तो एक और मिश्र धातु जिसका नाम क्या है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का मतलब है कि जो आप जैसे कि रोल गोल्ड वाला चांदी देखे होंगे। रोल गोल्ड का मतलब है कि जो मार्केट में सस्ते मूल्यों में मिल जाती है। जो चांदी की जैसे कि पायल होती है वह जो रियल वाली होती है लगभग 3 से 4 हजार रुपए में मिलती है। वहीं पर अगर हम रोल गोल्ड वाला लें तो हमें कितने में मिल जाएगी, 200 से 100 यानी 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में हमें मिल जाएगी। तो वह एक असली चांदी नहीं होती, उसमें रोलगल चांदी का प्रयोग किया जाता है जिसे जर्मन सिल्वर के नाम से जाना जाता है। उस पर जर्मन सिल्वर यानी नकली चांदी होती है। तो जर्मन सिल्वर भी एक क्या है, मिश्र धातु है। इसे कई अन्य धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है जर्मन सिल्वर को। तो जर्मन सिल्वर भी क्या है, एक मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको कॉपर देखने को मिलेगा, जिंक भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको निकेल भी देखने को मिलेगा, निकेल, ENI। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, यानी 3 धातुएं आपको देखने को मिलेंगी जर्मन सिल्वर के अंतर्गत, कॉपर जिंक निकिल। निकिल का क्या होता है, ENI होता है। और मैं आपको बता दूं कि पीतल को बनाने में कॉपर 70% यूज होता है, जिंक 30% यूज होता है। वहीं पर कांसा को बनाने में कॉपर 88% यूज होता है, SN 12% यूज होता है। वहीं पर जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर यहाँ पर लगभग 55% यूज होता है, जिंक 25% यूज होता है, निकिल 20% यूज होता है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर यहाँ पर मिश्र धातु के कहने का मतलब क्या है, कैसे लिखेंगे, कैसे उदाहरण बताएंगे। ये चीजें आपको नहीं लिखनी, ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बताया। लेकिन मिश्र धातु के बारे में पूछेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चीजें आपको लिखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसके बगल में इसका परसेंटेज भी लिख सकते हैं कि आखिर पीतल को बनाने में कॉपर कितना परसेंट यूज किया गया, जिंक कितना परसेंट यूज किया गया, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब अगली टॉपिक हमारी होने वाली है अमलगम। आखिर अमलगम क्या है, अमलगम भी एक इंटरेस्टेड टॉपिक है। अमलगम, मैंने अब पीछे रिवर्स पर जाइए कि मैंने आपको बताया कि जब किन्हीं 2 धातुओं को, अब मैं वो 2 धातु, 2 या 2 से अधिक धातु कोई भी लिख सकता हूँ, कोई फिक्स नहीं है। कोई भी अन्य धातु ले सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कॉपर लिया, जिंक लिया। अब अगले में मैंने कॉपर ले लिया, ऐसा ले लिया, यानी किन्हीं जब 2 धातु, कोई भी धातु हो सकते हैं, जब 2 धातुओं को आपस में मिलाकर समांगी मिश्रण बनाती हैं तो वह मिश्र धातु कहलाता है। लेकिन अगर मैं एक धातु को फिक्स कर दूं और एक अन्य धातु लूं, कहने का मतलब है कि एक बार फिर से ऐसे ही माइंड मैप के द्वारा आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि मैंने एक टैंक लिया, फिर एक टैंक लिया। अब जगह छोटी है, कम है, इसलिए मैं छोटा टैंक लूंगा, नीला वाला। अब यहाँ पर गर्म हो रहा है ये गैस, जैसे कि यहाँ से ज्वाला निकल रही है, यहाँ से भी ज्वाला निकल रही है। मैं चूल्हा उल्हा अब नहीं बनाऊंगा, जगह नहीं है। अब मैं एक टैंक में फिक्स कोई धातु ले लूं, कोई धातु जैसे कि Hg ले लूं। Hg का मतलब है पारा, पारा का मतलब है मरकरी, वही मरकरी जो कि द्रव अवस्था में धातु पाई जाती है। पारा एक ये धातु ले लूं और इसमें मैं कोई अन्य धातु ले लूं। अन्य धातु का मतलब मैं सोडियम को ले लूं। यहाँ पर मैंने सोडियम को ले लिया, सोडियम यानी Na, मैंने यहाँ पर Na को ले लिया। अब इन दोनों को खूब गर्म करता हूँ, खूब गर्म करता हूँ, और तब तक गर्म करता हूँ जब तक कि क्या हो, ये पिघल न जाए। पिघलने का मतलब जब कि ये द्रव अवस्था में न परिवर्तित हो जाए। जब ये द्रव स्तंभ परिवर्तित हो जाएंगे तो एक मैं बड़ा सा आउट टैंक लूंगा। अब इसमें क्या करूंगा, Hg को और Na को मिला दूंगा। अब Na को मिलाने के लिए
Hg और NO को मिलाने के लिए इसमें दोनों को आपस में भर देंगे, फिर चला उला देंगे। चलाने का मतलब लकड़ी से हिला डुला देंगे, दोनों आपस में मिलकर एक नया चीज बना लेंगे। और वो जो नई चीज बनेगी वो उसका नाम होगा सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम। और उसका अणु सूत्र होगा NaHg। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर मैं कोई अन्य धातु लूं, इसके जगह कोई अन्य धातु लूं, जैसे कॉपर ले लूं, या फिर हाँ कॉपर ले लूं, लेकिन जो पारा होगा ना वह पारा ही रहेगा। यानी कोई एक धातु फिक्स रहेगी और उसका नाम पारा, और दूसरी धातु आप अपने मन से कोई भी ले सकते हैं। पहली धातु पारा रहेगी, दूसरी कोई अन्य धातु आप कोई भी ले सकते हैं। इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो उस धातु का अमलगम बनेगा। यानी किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर जब किसी धातु को पारे के साथ मिलाया जाता है तो उस धातु का अमलगम बनता है। ये चीजें आपको लिख देनी है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। 1 मिनट में अभी आ रहा हूँ, थोड़ा सा पानी पी लूं, प्यास लग चुका है। अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर अमलगम के कहने का मतलब क्या है। जब किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर मिश्र धातु बना दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अमलगम। अमलगम भी एक प्रकार की मिश्र धातु है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई एक धातु फिक्स रहती है और उसका नाम क्या है, Hg। वहीं पर कोई दूसरी धातु आप अपने मन से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मिश्र धातु में आप जो दो धातु होंगे उन दो धातुओं को आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अमलगम में पारा है तो पारा ही रहेगा, दूसरा आप कोई अन्य ले सकते हैं। यानी जब किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर एक मिश्र धातु बना दी जाती है तो उसे अमलगम कहते हैं। अब उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप जैसे लिख सकते हैं सोडियम अमलगम, NaHg। ये क्या हो गया, सोडियम अमलगम का सूत्र। ऐसे ही आप अन्य धातुओं का नाम भी लिख सकते हैं, कॉपर अमलगम, ऐसे करके आप बहुत सारी धातुओं का नाम ले सकते हैं। प्लेटिनम अमलगम, प्लेटिनम नहीं रहेगा, लोहे और प्लेटिनम को छुड़ाकर सभी धातुओं का अमलगम बनता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो जो चीजें बताई आप अच्छी तरह से रिविजन कर लीजिएगा। आखिर मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु के बारे में पूछेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ये चीजें नहीं बनाना है। ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। अगर अमलगम पूछेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, अगर दोनों पूछेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ये दोनों चीजें नहीं बनानी, ये दोनों चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।